हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ समीर ख्वाजा और वेब प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर आप सबको वेलकम करता हूँ। हमने लास्ट टाइम HTML और CSS हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और कैस्केडिंग स्टाइल शीट को ख़त्म कर दिया था और मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और जो हमारे आज का जो आउटलाइन है वो ये है कि हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन में एम्बेडेड सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट हम एम्बेड कैसे करते हैं अपने HTML के अंदर। कमेंट्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट हमारे पास डाउनलोड कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो सबसे गुड न्यूज़ ये है कि जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती सबको, जैसे हम दूसरी चीज़ें डाउनलोड करते हैं जिसके अंदर पाइथन अगर आपको यूज़ करनी है तो पाइथन की आपको लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है। पर जावास्क्रिप्ट हमारे पास इन बिल्ड हर ब्राउज़र के अंदर इन बिल्ड होती है, तो हमें उसके लिए डाउनलोड नहीं करनी होती जावास्क्रिप्ट। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है जावास्क्रिप्ट का। इसके अलावा अगर आपको डायनामिक पेज बनाने हैं, जैसे कि बटन्स पे क्लिक करो तो कोई इवेंट अकर हो, या तो स्क्रॉल डाउन करो नीचे लिंक पे क्लिक करो तो कोई नया पॉपअप विंडो आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो जैसे मैंने बताया था कि HTML हमारे पास स्ट्रक्चर होता था। अगर हम इंसान की बॉडी की एग्जांपल ले तो HTML हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, जैसे स्केलेटन समझ लो आप। और CSS के ऊपर हमने स्टाइलिंग डाली थी, हमने स्ट्रक्चर के ऊपर फॉन्ट डाल दिया, सपोज़ हमने स्किन डाल दी, इसका कलर डाल दिया, स्किन का वेट डाल दिया, मतलब स्किन कहाँ पे डार्क हो कहाँ पे लाइट हो। अब यहाँ तक हमने HTML और CSS की थी। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, सपोज़ मुझे स्किन अपनी फिंगर्स को मूव करवाना है, सही है। तो जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ना चाहता हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट हमारे बॉडी में कॉल हो रही है। तो ये एक एग्जांपल है जो डेली लाइफ की आपको एग्जांपल दी है मैंने जावास्क्रिप्ट की, सही है। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास कैपेबिलिटीज़ क्या है कि वो इम्प्रूव द यूज़र इंटरफेस और नेविगेशन में आसान होती है, पॉप अलर्ट्स विंडोज़ में देती है। इसके अलावा पेज रीलोड होता है, उसके बारे में हमें बता देता है, यानी इवेंट्स बहुत सारे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कवर होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के कुछ वर्जन है, जैसे 1997 में सबसे पहला वर्जन जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट एडिशन रिलीज़ हुआ था, और फिर इसके बाद 1998 में हुआ, 1999 में हुआ, और इसके बाद जो रिलीज़ हुआ था जावास्क्रिप्ट का वर्जन जो ECMA स्क्रिप्ट 4 था वो रिलीज़ कभी नहीं हुआ था, जबकि वो क्रिएट हो गया था। तो इसके बाद ही हमारे पास फिफ्थ वर्जन रिलीज़ हो गया था। और इसी तरीके 2016 में जावास्क्रिप्ट का ECMA 7 स्क्रिप्ट रिलीज़ हुई है, और करंटली न्यू स्क्रिप्ट रिलीज़ हो जाएगी। हो सकता है जब आप देख रहे हो तो न्यू स्क्रिप्ट का वर्जन रिलीज़ हो गया हो। तो जावास्क्रिप्ट का सिंपल सिंटैक्स अगर हम देखें तो क्या होता है कि हम HTML टैग के अंदर हमने हेड टैग बनाए, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा। अगर आपको HTML और CSS नहीं आती है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरी वीडियोज़ का, वहाँ से आप जाके सीख सकते हो HTML और CSS, सही है। तो हेड के अंदर हमने टाइटल बना दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर हमने इनपुट दिया है फर्स्ट जावास्क्रिप्ट पेज। अब हम क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी कुछ आउटपुट करवाने चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट, सही है, हमने स्क्रिप्ट लिखते हैं। और स्क्रिप्ट ये हम जावास्क्रिप्ट को अपनी HTML के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं। इसको हम सेपरेट फाइल में भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आगे कैसे करते हैं। पर अभी अगर हमें इनबिल्ड अंदर ही जावा HTML के फाइल के अंदर यूज़ करना है तो हम इसको हेड में भी कर सकते हैं, इसको बॉडी में भी कर सकते हैं। तो ये CSS की तरह वो नहीं होता कि CSS को हमेशा हमें हेड में करना होता है, इसको आप बॉडी में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो स्क्रिप्ट लिखते हो, फिर इसके बाद टाइप बताते हो टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप कोई मसला नहीं है, टाइप नहीं लिखो, क्योंकि आज के ब्राउज़र थोड़े ज़्यादा एडवांस हो गए, होशियार हो गए, कि उनको पहले से पता चल जाता है स्क्रिप्ट का मतलब है जावास्क्रिप्ट आप लिख रहे हो। इसके अलावा मैंने फिर लिखा है document.write। अच्छा, अगर आपको पेज पे कुछ भी लिखना होता है अपने ब्राउज़र के पेज पे, तो आप या तो आप HTML में लिखते थे H1 टैग लगा के, आप जावास्क्रिप्ट में लिखना चाहते हो तो आप क्या करते हो, document.write करते हो। और क्या राइट किया, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, इसके बाद मैंने राइट स्टेटमेंट लिखी है हेलो वर्ल्ड वाइड वेब, सही है। तो ये लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड वाइड वेब, सही है। फिर इसके बाद मैंने दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट बंद कर दी है। तो ये सिंपल सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट को लिखने का। अच्छा, मुझे दूसरी आपको बात बताई थी कि एम्बेडेड करना कैसे होता है, मतलब अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं हेड टैग में भी एम्बेड कर सकता हूँ, इसको मैं बॉडी में भी एम्बेड कर सकता हूँ। तो क्या लिखना होता है, स्क्रिप्ट लिखना होता है और लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो कोई मसला नहीं है, लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है। और फिर इसके बाद सोर्स
ये लिखना ज़रूरी है। तो ये सोर्स और फाइल का नाम, यानी आपने कौन सी डायरेक्टरी में, मैंने HTML में बताया था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो तरह के पास होते हैं। अगर आपके डायरेक्टरी में सेव हुई हुई कोड फाइल के अंदर ही है आपकी फाइल सेव हुई हुई JS एक्सटेंशन होता है। अगर जावास्क्रिप्ट को फाइल को सेव करना है तो .js का करते, जैसे हम HTML को फाइल को सेव कर रहे थे तो .html करते थे, और CSS की फाइल के लिए .css करते थे, वैसे जावास्क्रिप्ट के लिए .js से सेव करते। फाइल का नाम .js, ये सोर्स के अंदर आप दे दोगे, जो कि जावास्क्रिप्ट को बता देगा कि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लिंक हो गई हमारे HTML के फ़ाइल के साथ। सही है। तो इसको थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं कि सोर्स हमारे पास स्पेसिफाई करता है लोकेशन, जो मैंने बताया कि कहाँ पे हमारे पास सेव है। टाइप से हमें पता चलता है कि ये स्क्रिप्टिंग टाइप कौन सी है। हम टाइप हमने पढ़ा था कि टाइप हम लिखते थे टाइप टेक्स्ट / स्टाइल शीट या CSS। सही है। तो हम CSS के लिए लिखते थे, तो हम जावास्क्रिप्ट के लिए क्या करते थे, टाइप ये देख सकते हैं कि टाइप लिख के / लिख के जावास्क्रिप्ट लिख दिए, तो ये टाइप के लिए होता है। इसके अलावा लैंग्वेज हम लिखते हैं कि लैंग्वेज कौन सी है, जावास्क्रिप्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। टाइप और लैंग्वेज सिमिलर फंक्शन होते हैं हमारे पास, मतलब अगर आप टाइप लिखो तो कोई मसला नहीं है, अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो टाइप मिस कर दो, टाइप लिखना चाहो तो लैंग्वेज आप पैरामीटर जी मिस कर दो, नहीं लिखो कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा, तो नीड फॉर सोर्स फाइल, हमें जावास्क्रिप्ट की सोर्स फाइल की ज़रूरत क्यों होती है? कुछ रीज़न्स है, जैसे कि अगर आपको कोड आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जैसे 2-3 लाइन का कोड है, जैसे मैंने ऊपर ये कोड हमारे पास था 3 लाइन का था, तो हमने इसको अपनी सोर्स फाइल के अंदर HTML के फाइल के साथ लिख दिया, कोई मसला नहीं होता। पर अगर आपके पास कोड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो आप उसको अलग से ही दूसरी फाइल में बनाते हो। इसके अलावा इससे क्या होती है, क्लैरिटी हमारे पास आती है कि अगर कुछ फंक्शनलिटीज़ है जो जावास्क्रिप्ट की आप एक पेज पे इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे पेज पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको चेंज करनी कोई फंक्शनलिटीज़, तो आप एक फ़ाइल आपने बनाई हुई है तो आप उसमें चेंज कर दो तो दोनों फाइल के अंदर चेंज हो जाती है, ना कि आप एक फ़ाइल के अंदर चेंज करो फिर दूसरे के अंदर चेंज करो, इम्प्लिसिटली आप चेंज कर रहे हो, तो इससे टाइम भी ज़्यादा होता है। और जैसे लिखा है शेयर जावास्क्रिप्ट कोड मल्टीपल HTML, और ये हाइड करता है हमारा कोड, मतलब HTML की फ़ाइल कोई खोल के हमारा कोड नहीं देख सकता, उसके लिए अलग फ़ाइल हमने बनाई हुई होती है। सही है। तो यहाँ तक सही है। अब इसके अलावा जावास्क्रिप्ट का कुछ मेथड है, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कमेंट्स कैसे लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में। कमेंट लगाने का बहुत आसान तरीका है, सिंपल 2 फॉरवर्ड स्लैशेज़ आप मारते हो। सही, 2 फॉरवर्ड स्लैशेज़ होते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर यहाँ पे जाके ऊपर जाते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे ये 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँ तो ये हमारे पास कमेंट हो जाएगा। सही है। तो ये जावास्क्रिप्ट में अब अगर आउटपुट में आएगा ना तो वो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आएगी, जो लाइन आ रही है। इसके अलावा ये हेलो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं लिखा हुआ आएगा। तो ये कमेंट्स तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स लगाने का। दूसरी लैंग्वेज में भी तकरीबन सेम टू सेम क्राइटेरिया होता है। अब कुछ मेथड्स देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के। अलर्ट एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का जो यूज़ होता है। इसमें मैंने क्या किया है कि एक पैराग्राफ में लिखा है, फर्स्ट विंडो हमारे पास ये अपीयर होगी, तो मैंने लिखा है क्लिक द बटन टू डिस्प्ले द अलर्ट बॉक्स। सही, और एक बटन बना दिया है। अच्छा, ये ऑन क्लिक इज़ इक्वल टू माई फंक्शन हो सकता है आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि ये क्या चीज़ है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर नहीं होगे। तो ये इवेंट कॉल हो रहा है जैसे बटन पे ऑन क्लिक होगा। सही है। ये हम आगे जब नेक्स्ट अगली वीडियो में हम इसके ऑन क्लिक्स इवेंट्स और इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक रखेंगे, तो मैं खाली ओवरव्यू दे देता हूँ ऑन क्लिक में क्या होता है कि ऑन क्लिक से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। सही है, माई फंक्शन जो हमने नीचे बनाया हुआ है, जैसे हम बटन पर क्लिक करते हैं। इसके अलावा और भी बटन होते हैं, ऑन होवर या ऑन डबल क्लिक, तो ये बहुत सारे होते हैं, ये आगे पढ़ लेंगे हम। फंक्शन बनाया, फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं, फंक्शन लिखते और फिर फंक्शन का नाम लिखते और फिर जो पैरामीटर सर्कल के ब्रैकेट्स होते हैं वो लगाते, और फिर कर्ली ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, यानी इसके दरमियान में जो चीज़ होती है वो फंक्शन के अंदर आती है, यानी वो कॉल होगी जैसे हम ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे। तो ऑन क्लिक में क्या होगा, अलर्ट लिखा है मैंने, अलर्ट। सही है, ये बिल्कुल केस सेंसिटिव है, अगर आप एक कैपिटल लिख दोगे तो नहीं चलेगा। इसके अलावा फंक्शन जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, अगर मैं आपको बता दूं। एक तो होते हैं जो कि पहले से ही जावास्क्रिप्ट में बनाए फंक्शंस होते हैं, जैसे अलर्ट हो गया, जैसे कि हमारे पास प्रॉम्प्ट विंडो हो गई या कि कन्फर्म बॉक्स हो गया, तो ये पहले से ही इनबिल्ड फंक्शन होते हैं। इसके अलावा जैसे ये माय फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन नहीं है। तो हमने क्या किया, अलर्ट लिखा है हेलो आई एम अलर्ट बॉक्स। तो जैसे ही बंदा इस बटन पर क्लिक करेगा तो ये हमारे पास एक छोटा सा विंडो आ गई है। सही है, ये हर ब्राउज़र पे अलग शो हुई। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ऐसे शो हो रही है, ये लिखा हुआ है हेलो आई एम अलर्ट बॉक्स। सही है, तो ये ऐसे अलर्ट विंडो शो हो रही है। इसके अलावा
हमारे पास एक और बॉक्स होता है जिसको कन्फर्म बॉक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज़ यही बटन मैंने बनाया, ऑन क्लिक पे क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें क्या होगा, वेरिएबल रिस्पॉन्स। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का तरीका बहुत आसान है। वेरिएबल में आगे इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, पर सिंपल तरीका है कि वेरिएबल लिखते हैं वार, सही है, और वेरिएबल का नाम, सही है। वार लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो इससे हमारा वेरिएबल इनिशलाइज हो जाता है, सही है। यहाँ पे हमने वेरिएबल अपना इनिशलाइज कर दिया है और यहाँ पे डिक्लेयर भी कर रहे हैं वेरिएबल में कि वार वेरिएबल का नाम, और क्या कर रहे हैं, कन्फर्म। अच्छा, कन्फर्म एक यही मैंने बताया प्री बिल्ड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। उसमें क्या करते हैं, हम पूछ रहे आर यू हैप्पी विद वेब प्रोग्रामिंग, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट के ओके या कैंसिल, सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट दो ऑप्शंस आते हैं। इसके अलावा आप अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो W3 स्कूल से आप पढ़ सकते हो कि इसमें मल्टीपल कैंसिल ओके ऐसे भी ऑप्शंस आप डाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, अगर रिस्पॉन्स, अब क्या होता है, ये जो वैल्यू है ना, कन्फर्म आर यू हैप्पी स्टूडेंट, आर यू हैप्पी विद वेब प्रोग्रामिंग, ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि आर यू हैप्पी। अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये वेरिएबल रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे ट्रू सेव हो जाएगा। अगर आप ओके के अलावा कोई बटन पे क्लिक करोगे, जैसे कि कैंसिल है, तो कैंसिल के अंदर हमारे पास ये फॉल्स सेव हो जाएगा रिस्पॉन्स के अंदर, सही है। तो हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई है। इफ़ कंडीशन आगे देख लेंगे, कोई मसला नहीं है अगर आपको नहीं आती है, बहुत सिंपल है। हमने रिस्पॉन्स के अंदर चेक कर रहे हैं, डबल इक्वल से चेक होता है कि ये ट्रू है, सही है। हम रिस्पॉन्स में चेक कर रहे हैं कि अगर ये ट्रू है तो अलर्ट दे दो, अलर्ट बॉक्स आ जाएगा, जिससे हमने पहले पढ़ा अलर्ट बॉक्स कि गुड स्टूडेंट। वरना एल्स के अंदर, अगर इफ़ नहीं चलता है तो एल्स पे जाता है। एल्स के अंदर वही ब्रैकेट आप देख लो कि ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, और हर स्टेटमेंट के बाद में सेमी कॉलन लगा रहा हूँ, सही है। सेमी कॉलन बताता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई है, नहीं लगा हुआ तो एरर आएगा। और अलर्ट दे रहा हूँ कि बैड स्टूडेंट, सही है। अगर फॉल्स है तो बैड स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मैंने जिस ही बटन पर क्लिक किया तो मेरे पास आया आर यू हैप्पी विद वेब प्रोग्रामिंग, मैंने लिखा ओके, तो मेरा मैसेज दे दिया गुड स्टूडेंट। अगर मैं दे रहा हूँ कैंसिल तो मुझे लग रहा है बैड स्टूडेंट, सही है। तो ऐसा नहीं है, हर कोई हैप्पी नहीं होगा, हर कोई हैप्पी हो भी सकता है। प्रॉम्प्ट एक और इनबिल्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट का, ये हमारे से इनपुट लेता है, सही है। इनपुट कैसे लेता है, मैंने फंक्शन बनाया, अब मैं ये फंक्शन हेड फाइल में बना रहा हूँ, सही। अब तक मैं बॉडी में बना रहा था, अब मैं हेड फाइल में फंक्शन बना रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, दिखाने के लिए आपको बना देते कि हेड में भी जावास्क्रिप्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। फंक्शन है गेट वैल्यू, ये हमारा खुद का फंक्शन है, ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि वेरिएबल रिटर्न वैल्यू RET यानी रिटर्न वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, वेरिएबल रिटर्न। हमने एक वेरिएबल बना दिया, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABC XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो। प्रॉम्प्ट, सही है, प्रॉम्प्ट लिखा, बिल्कुल इसी केस सेंसिटिव इस फॉर्मेट के अंदर लिखा है मैंने कि इंटर योर नेम, सही। अब इसने नेम क्या लिखा और कॉमा देखिए, सही। अब क्या किया मैंने, इंटर योर नेम करके यहाँ पे भी ब्रैकेट बंद कर सकता था, पर मुझे क्या करना है कि योर नेम हेयर यानी प्लेस होल्डर एक तरीके से हमने यहाँ पे दिया है। जो वैल्यू जो हमने HTML में पढ़ा था कि वैल्यू के टैग के अंदर हम लिखते थे, वैसे ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर बोल नहीं सकते, वैल्यू ही बोल सकते हैं इसके अंदर कि योर नेम हेयर, सही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा योर नेम हेयर। और जैसे ही मैं अपना नेम लिख के इंटर करूँगा तो रिटर्न वैल्यू के अंदर जो भी मेरा नेम होगा, जो भी मैंने इनपुट दिया था, वो रिटर्न वैल्यू में सेव हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे मैं बताया था कि HTML में हमने लिखने के लिए, HTML के फॉर्म पे या पेज पे लिखने के लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखा है यू हैव इंटर्ड डैश प्लस रिट्राइबल नेम। अच्छा, प्लस जो है वो कॉन्केटिनेशन के लिए होगा, ये हम आगे डिटेल में पढ़ते रहेंगे, ओवरव्यू हम करते जाते हैं और फिर आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि दो अगर हमें स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है यू हैव इंटर्ड, और रिटर्न वैल्यू है अपनी एक स्ट्रिंग है, सही है। इसके अंदर भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी जा रहा है ना, हमारे पास जो भी नाम जा रहा है, तो वो दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेशन करने के लिए, मिलाने के लिए हम प्लस साइन लगाते हैं, तो लिखा आ जाएगा यू हैव इंटर्ड जो आपने वैल्यू डाली हुई है। अच्छा, मैंने क्या किया कि जैसे क्लिक में पे क्लिक किया, कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि क्लिक मी ऑन क्लिक पे, ये हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि फंक्शन कॉल हो रहा है, मेरे यहाँ पे पैरामीटर आया इंटर योर नेम, और योर नेम लिखा हुआ था, मैंने इसको काट के DNL कर दिया, सही है। तो जैसे DNL किया और ओके पे क्लिक करूँगा तो यू हैव इंटर DNL हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ये फंक्शन 3 जो हमने पढ़े इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अलर्ट मेथड क्या होता है, सिंपल हमारे पास अलर्ट दे देता है कि दिस इज़ एन अलर्ट मेथड, सही है। हमने अगर ये लिखते हैं कन्फर्म से क्या होता है कि हमारे पास ये पूछता है कि यस या नो या ओके या कैंसिल, सही है। ओके करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, कैंसिल पे फॉल्स, सही है।
तीसरा होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट भी दो तरह के मैंने बताया, हमने दूसरे तरीका पढ़ा था। पहले तरीका है, देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज़ योर नेम अगर लिख के बंद कर देंगे ब्रैकेट में तो सारी खाली हमारे पास ये आएगा, लिखा हुआ आएगा कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है, सिंपल हमें नाम डालना होगा, ओके करेंगे और वेरिएबल में हम स्टोर करवा रहे थे और फिर प्रिंट करवा रहे थे। अगर फॉर सपोज़ मुझे हाउ ओल्ड आर यू लिखना है और प्लेस होल्डर या वैल्यू में पहले से 20 दे दिया है, सही पर्सन को बताने के लिए कि यहाँ पे आपको 20 या 25 या नंबर्स में लिखना है, तो हमें 20 लिखा हुआ आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर जो कि यूज़र है वो काट के अपनी वैल्यू भी डाल सकता है 25, 50, सही है। अब वेरिएबल देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था वेरिएबल वार लिखते हो फिर वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल होता क्या है कि एक तरीके से हमारे पास कंटेनर है या कि आप बॉक्स समझ लो जिसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं, सही है। तो अगर एक जग है उसके अंदर आप वाटर फिल कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो वो जग हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर वाटर जा रहा है, सही है। तो वेरिएबल का जो नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है और इसके कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल को आप कैसे असाइन कर सकते हो, कैसे किस नाम से आप वेरिएबल बना सकते हो और किस नाम से नहीं बना सकते हो। कि कुछ वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो आके आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हो। इसी तरीके से फंक्शन के भी कुछ रिजर्व फंक्शंस होते हैं जो कि आप का नाम नहीं बना सकते हो। जैसे आप अलर्ट फंक्शन नहीं बना सकते क्योंकि पहले से वो इनबिल्ट फंक्शन है। तो ये लीगल नेम से कुछ, जैसे माई वेरिएबल आप कर सकते हो, $साइन माई वेरिएबल भी लीगल नाम है, अंडरस्कोर माई वेरिएबल। तो इलीगल क्या है कि आप किसी भी वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते और किसी भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारे पास एट द रेट हो गया, अंडरस्कोर अलग चीज़ है, एट द रेट या के प्लस साइन से या तो मॉड्यूलस से या हैश से या ये सिंबल से आप वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, सही है। बीच में आप ला सकते हो ये हैश एट द रेट, आप माई वेरिएबल फिर एट द रेट बना सकते हो आप, ये सही है। पर एट द रेट आप पहले वेरिएबल को ऐसा असाइन नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया var id, सही है। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, सही है। यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू ले रहा हूँ वो मैं असाइन कर रहा हूँ वेरिएबल में id के अंदर। जो भी अपना स्टूडेंट जो प्रॉम्प्ट में जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डाल रहा है और फिर अलर्ट कर रहा हूँ कि जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो क्या आई है, यानी id के अंदर अपना वैल्यू इनपुट हो जाएगी। इसमें भी यही हो रहा है, प्रॉम्प्ट के अंदर नाम हम पूछ रहे हैं और फिर अलर्ट नेम कर रहे हैं। तो वेरिएबल को var से हम बताते हैं। अच्छा, वेरिएबल की जो डेटा टाइप्स होती है जिसके अंदर नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इंटीजर या फ्लोटिंग। फ्लोटिंग नंबर इंटीजर सिंपल 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400, 500, यानी सिंपल जिसमें डेसिमल नंबर्स नहीं आ रहे। और फ्लोटिंग नंबर्स पॉइंट्स हमारे पास अगर हमें डेसिमल नंबर्स भी लिखने हैं, यानी जो फ्लोट नंबर्स होते हैं या डबल्स में नंबर हम लिखते हैं कि 10.5, 100.25, 100.25 बोलते हैं। 20 पॉइंट के बाद हम 25 नहीं बोलते, 25 हम बोलते हैं, सही है। तो माई मिस्टेक। बुलियन होता है जिसके अंदर हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू हम डाल सकते हैं वेरिएबल में। इसके बाद स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के अंदर हम कोटेशन मार्क के अंदर हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे माई नेम इज़ XYZ, या तो आप स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कैरेक्टर भी डाल सकते हो, सही है। इसके अलावा जो कंपोजिट डेटा टाइप्स आती हैं उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और एरे आते हैं। ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कलेक्शन ऑफ नेम कलेक्शन ऑफ डेटा हो जाता है, यानी समझो कार किसी भी हम फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट और डिटेल के अंदर। तो कार का नाम या डॉग एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया, हाउस हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, रियल लाइफ जो चीज़ होती है। इसके अलावा एरे जो होता है, एरे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वैल्यू होते हैं, जो एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू डाल रहे होते हैं, उसको एरे बोलते हैं। यानी एक वेरिएबल का नाम होता है पर इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू जा रही होती है। इसमें 2D एरे भी होता है, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे और सो ऑन। स्पेशल डेटा टाइप हमारे पास नल और अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड वो वैल्यू होती है जो कि हमें स्टार्ट में, जैसे यहाँ पे मैंने var id रखी है, ये अनडिफाइंड वैल्यू है, पर यहाँ पे हमने जाके इसको डिफाइन कर दिया, id के अंदर हमने वैल्यू डाल दी। पर ये स्टार्ट के अंदर खाली var id लिख के मैं रन करता ना तो और इनपुट देता ना अलर्ट id, तो वो अनडिफाइंड वैल्यू होती। नल क्या होता है, नल मैंने var id लिख के यहाँ पे इक्वल टू नल कर दिया। नल एक ऐसी वैल्यू है जो कि इनिशियली कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं होती, पर एक तरीके नल होता है। नल और अनडिफाइंड को हम आगे डिटेल में भी देख लेंगे क्या होता है, पर मैंने इंट्रो दे दिया क्या होता है। इंटीजर और फ्लोटिंग वर्ड मैंने बता दिया कि सपोज़ फ्लोटिंग वर्ड में 3.1415 हो गया, या तो एक्सपोनेंशियली हम वैल्यू लिखते हैं और इसकी रेंज यहाँ पे बताई हुई है। अगर मैं देखूँ तो एक वेरिएबल इंटीजर बनाया
अच्छा, इंटीजर वेरिएबल बनाने से ये वेरिएबल इंटीजर नहीं हो जाता, ये खाली नाम है इसका, इंटीजर वेरिएबल। वार लिख के हमने इंटीजर वेरिएबल नाम दिया है, इसमें 100 डाला और दूसरा वेरिएबल डाला है जिसका नाम दिया है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल नाम लिखने से फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल नहीं होता, सही है, ये याद रखना। ये 3.0 एक्सपोनेंशियल 10 लिखा है, जिसकी अगर वैल्यू हम देखना चाहें तो ये बनेगी कुछ वैल्यू। और हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया जिसमें इंटीजर वेरिएबल प्लस कॉन्केटेनेट किया जिसमें हमने ब्रेक लाइन डाल दिया, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल आउटपुट आएगा। तो 100 और ये जो वैल्यू थी वो हमारे पास आउटपुट आ गई। बूलियन वेरिएबल यस और नो हमारे पास रिटर्न करता है, मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, सही। अगर हम देखना चाहें तो एक एग्जांपल है बूलियन की, रिजल्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और मैंने लिखा है ट्रू मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस फॉल्स मल्टीप्लाई बाय 10। अगर इसको ध्यान से सोचो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू रिटर्न कर रहा है हमारे पास कुछ वैल्यू यानी 1, सही है, कुछ वैल्यू यानी 1 रिटर्न कर रहा है ट्रू। अगर इसको 1 और 0 में देखें तो बाइनरीज हमारे जो कंप्यूटर होता है वो डिजिट्स पे चलता है, 0 और 1 2 डिजिट्स पे होता है, और 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब यस होता है, 0 का मतलब नो होता है। तो ये मल्टीपल मतलब होते हैं। तो 1 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 आता है और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0 होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास 10 रिटर्न कर रहा है, सही है। तो ये जावा स्क्रिप्ट की एक तरीके से खूबसूरत चीज़ आपको दिखा दी मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे ये बताया कि हम स्ट्रिंग को जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर भी, डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। यानी ये अगर कोटेशन में 100 लिखते तो ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, सही है। तो अगर 100 लिख रहे तो वो हमारे पास स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के एग्जांपल कर रहे हैं कि अलर्ट स्ट्रिंग लिख रहे हैं और इसको स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवा रहे हैं, सही है। तो स्ट्रिंग को हम बनाने के लिए वार वेरिएबल का नाम और कोटेशन के अंदर हम कुछ लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। ये माई स्ट्रिंग लिखने से स्ट्रिंग नहीं हुआ ये। तो वेरिएबल लिखना ज़रूरी है और फिर बाय डिफ़ॉल्ट बता देता है। जैसे दूसरी लैंग्वेज हम पढ़ते थे, जैसे सी या C++ के अंदर इंट लिखते थे INT और इंटीजर, फ्लोट लिखते थे FLOAT फॉर फ्लोट, बुलियन लिखते थे BOOL मेरे ख्याल से लिखते थे बुलियन के लिए, और स्ट्रिंग के लिए हम सी में तो स्ट्रिंग नहीं होती थी, C++ के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग होता था। तो यहाँ पे खाली हम वेरिएबल वार लिखते हैं और ये जावास्क्रिप्ट अपने आप बता देता है कि वैल्यू देखिए कि स्ट्रिंग है, बुलियन है या नंबर है। टाइप ऑफ ऑपरेटर हमारे पास एक अलग फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन, जो कि हमें अपना टाइप बताता है कि हम जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए को मैंने वोल्वो लिखा है कुछ, सही है। तो अब इसकी टाइप हमारे पास क्या आएगी? अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ करके ए लिखूँ तो इसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, ठीक, कोटेशन की वजह से। 10 की टाइप हमारे पास नंबर आएगी, और सी की टाइप ट्रू है, यानी यहाँ पे टाइप बुलियन आएगी। और इसी तरीके से डी मैंने कुछ असाइन नहीं किया है और इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, तो डी की टाइप हमारे पास यहाँ पे अनडिफाइंड आएगी, सही है। तो क्योंकि डी हमारे पास यहाँ पे कहीं डिक्लेयर भी नहीं है, अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता तो उसकी टाइप अनडिफाइंड आती है, और डिक्लेयर होकर इनिशियलाइज नहीं होता तो भी टाइप अनडिफाइंड आती है। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? एनीथिंग जस्ट एज थिंग इन द रियल वर्ल्ड, जैसे कार, डॉग्स, मनी, बुक्स मैंने बताया था ऑब्जेक्ट। ब्राउज़र के अंदर हमारे पास विंडो इटसेल्फ, फॉर्म्स, बटन्स अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो चीज़ें होती है, मेथड्स और प्रॉपर्टीज़। तो ये मेथड आप समझ लो ऑब्जेक्ट जो काम करने वाला है, यानी फंक्शन एक तरीके से ऑब्जेक्ट के। जैसे कार है तो कार मूव कर रही है, मूव एक्स, मूव वाई, मूव जेड, तो कार के अंदर ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा अगर मेथड्स हो गए कार के, ये कि मूव एक्स, मूव वाई। और अगर प्रॉपर्टीज़ देखें कार की, तो कार की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है कि कार स्पीड, सही है, कार की स्पीड हो गई, कार की जो ब्रेकिंग की जो स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, समझिए, सही है। ये सारी चीज़ें कार की वेरिएबल समझ लो, प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। अब आ जाते हैं एरे के अंदर। एरे क्या होता है कि एक तरीके से कंटेनर होता है, जिसको हम कंटेनर बोल सकते हैं, सेट ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं, जिसका जो वेरिएबल का नाम होता है वो सेम होता है, पर इसके अंदर हम मल्टीपल्स डेटा डाल सकते हैं। अब जैसे कि इसको इनिशलाइज करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे बनाने के। और एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी कि अगर 1 फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो उसका जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है, सही है। एरे हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू स्टार्ट होता है। और अगर हमने
5 का एरे डिक्लेयर किया है, 5 एरे ऑफ 5, तो इसका फर्स्ट जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा और फिर 2 1 2 3 4, सही है 4। अब इसके अंदर 0 इंडेक्स के अंदर हमारे पास वैल्यू हो सकती है 5 6 1 2 3, ये वैल्यू होती है। और इसके अंदर वेरिएबल जो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे होता है उसके अंदर आप फर्स्ट एरे को आपने नंबर डाल सकते हो, दूसरी पोजीशन पे आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, तीसरे पे आप बूलियन डाल सकते हो, तो वो मल्टीपल आप इसमें वैल्यूज़ डाल सकते हो डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है कार इज़ इक्वल टू न्यू एरे 3, सही है। यहाँ पे मैं एरे ऐसे डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनिशियलाइज ऐसे कर रहा हूँ, जिसके मैंने बता दिया कि इसमें 3 एलिमेंट है, सही। तो कार 0 के अंदर यानी ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख के 0 लिखा है मैंने, और कार 0 के अंदर मैंने फोर्ड डाल दिया, फोर्ड सही कार है। 1 के अंदर टोयोटा और 2 के अंदर होंडा, और मैं अगर प्रिंट करवाना चाहता हूँ 0 को प्रिंट करवाऊँगा तो फोर्ड टोयोटा और होंडा हमारे पास ऐसे प्रिंट हो रहा है। डायनेमिक एरे क्या होता है कि हमने रन टाइम पे एरे की लेंथ बता रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एरे 1 बनाया जिसकी मैंने लेंथ बताई नहीं है, सही है। और यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ 0 कर दी, अब 0 से लेंथ स्टार्ट हो रही है इसकी, तो 0 लेंथ के अंदर मैंने 0 डाल दिया वैल्यू, 1 के अंदर 1 डाली और 2 के अंदर 2 डाल दी। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूँगा तो 0 1 2 ऐसे प्रिंट होगा, तो यहाँ पे देखते 0 1 2। और दूसरा एरे बनाया है जिसको मैंने अब ऐसे इनिशियलाइज करवाया स्क्वायर ब्रैकेट से, सही है। एरे इनिशियलाइज करवाया स्क्वायर ब्रैकेट से, यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स थे, न्यू एरे लिख के एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे एरे का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे एरे हम बना रहे हैं और इसकी लेंथ हमने 4 बता दिया। अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा एरे लेंथ और एरे डॉट लेंथ, तो वहाँ पे एरे टू लेंथ 4 बताएगा, सही है। तो एरे की लेंथ हमने 4 रखी थी। तो स्ट्रिंग और एरेस के हमारे पास बहुत सारी फंक्शंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की साइज़ बता दो, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते जाएंगे। नल और अनडिफाइंड मैंने बताया कि अनडिफाइंड क्या होता है कि वैल्यू हमारे पास सपोज़ वेरिएबल हमारे पास नॉट डिफाइंड है, कहीं पे वेरिएबल है नहीं, हमने डी प्रिंट करवा रहे पर वो कहीं पे हमने डिक्लेयर नहीं किया तो अनडिफाइंड हो गया, या डिक्लेयर कर दिया पर उसमें कुछ वैल्यू नहीं डाली है तो भी अनडिफाइंड होता है। नल रेफर टू नथिंग होता है, सही है, यानी इसमें कुछ नहीं है पर हमने नल रखा हुआ है, सही है। नल इज़ इक्वल टू नल लिख देते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमने वैल्यू डिक्लेयर किया और उसमें नल वैल्यू डाल दी, यानी कुछ वैल्यू नहीं है पर वो वैल्यू हमने नल है, जो वैल्यू नहीं है वो नल है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। अगर हम देखें यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल 2 बनाया है, test1 और test2। test2 में नल डाल दिया, अगर प्रिंट करवाऊँ मैं अलर्ट चेक करवा रहा हूँ तो नो वैल्यू असाइन टू वेरिएबल, सही है। पहला अलर्ट ये रहा, नो वैल्यू असाइन टू वेरिएबल, और यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर तो किया पर वैल्यू डाली नहीं है, जबकि दूसरे ने नल डाली थी तो लिखा हुआ है नल वैल्यू असाइंड, नल वैल्यू असाइंड और वैल्यू क्या है नल, सही। यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, स्पेस नहीं दिया हुआ क्योंकि वो स्पेस यहाँ पे नहीं है इसलिए वो मिला के बता रहा है। कुछ जावास्क्रिप्ट के स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, बैक स्पेस, फॉर्म फीड, हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन, कैरेज, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वो कोटेशन मार्क देना होता है, किसी कोटेशन आप बना रहे हो और क्योंकि स्ट्रिंग और इसके अंदर भी आपको कोटेशन लगानी होती है तो आप कैसे लगाओगे, तो वो तरीके होते हैं, वो इस तरीके से आप कोटेशन लगाते हो। वरना अगर 2 कोटेशन के अंदर आपने और मज़ीद 2 कोटेशन मार्क लगाते हो तो इससे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर समझता है कि फर्स्ट से लेकर सेकंड तक हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है और स्ट्रिंग के अंदर सेकंड में से दूसरी कोटेशन मार्क आ रहा है तो वो एरर दे देगा क्योंकि बीच में कॉन्केटिनेशन प्लस की साइन नहीं लगाई हुई होती है। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड होता है और राइट ऑपरेंड होता है, बीच में कुछ ऑपरेटर होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि 5 इक्वल टू 5, ये एक एक्सप्रेशन हो गई। तो इसमें भी हमारे पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती है, लॉजिकल होती है, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इसको बारी बारी पढ़ते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, सही है। 3 + 3, सही है। फर्स्ट लेफ्ट ऑपरेंड, राइट ऑपरेंड और बीच में ऑपरेटर, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक हो गए। इसके अलावा यूनरी अर्थमेटिक क्या होते हैं, काउंटर प्लस प्लस, इसमें भी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। प्रीफिक्स यानी कि पहले से ही काउंटर को प्लस करो और फिर इसमें वैल्यू यूज़ कर रहे हैं हम, और पोस्टफिक्स में क्या होता है, पहले वैल्यू यूज़ कर रहे हो और फिर इसके अंदर प्लस प्लस कर रहे हैं। तो प्लस प्लस का मतलब क्या है, इसमें सिंपल 1 प्लस कर दो, यानी काउंटर 10 था, प्लस प्लस लिखा तो वो 11 हो जाएगा। यहाँ पे भी यही होता है पर खाली प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का कॉन्सेप्ट है। लॉजिकल हमारे पास क्या होता है, एंड और नॉट ऑपरेटर, 3 होते हैं। अब एंड से क्या मतलब होता है कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन 3 > 2 अगर ट्रू है
और नहीं बोल सकते एंड, यानी एंड और 5 लेस देन 2 भी ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है ना तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, सही है। एंड का मतलब होता है कि जितने भी एक्सप्रेशन है, अगर एंड सेपरेटेड है तो जितने भी एक्सप्रेशन है इसमें से एक भी फॉल्स हो जाएगा ना तो पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, जबकि और में ऐसा नहीं होता। और के अंदर क्या होता है कि एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है ना तो वो पूरी जो स्टेटमेंट होती है उस सबको ट्रू कर देती है, भले उसमें एक ट्रू हो बाकी सारी फॉल्स हो, सही है। तो वो ऐसा होता है कि एक अगर ट्रू है तो वो सबको ट्रू कर देती है, और यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रू होना ज़रूरी है। लॉजिकल नॉट में क्या होता है, वो ट्रू तब होता है जबकि हमारे पास जो ऑपरेंड होता है वो 3 नॉट 5 नॉट 3, सही है। सही, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू ट्रू तब करेगा जबकि हमारा जो ऑपरेंड है वो फॉल्स होगा, यानी 5 नॉट 3, हाँ ये ट्रू है, सही है। तो वो हमारे पास ऑपरेंड फॉल्स कर देगा। अब इसको थोड़ा ऐसा समझाता हूँ कि मैं सपोज कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो फॉल्स दे देगा और फॉल्स है तो ट्रू दे देगा, यानी 5 जैसे हम इक्वल इक्वल लिखते थे वैसे ही नॉट है कि 5 अगर नॉट 3 है तो वो हमारे पास ट्रू है, सही है, तो वो इसको फॉल्स कर देगा। अब कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन हमारे पास जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा अजीब होता है दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले में। इसमें यहाँ पे 3 इक्वल की साइन भी आ रही होगी अगर आप देख सकते हो तो। 2 इक्वल का मतलब क्या होता है कि 5, ये पहला स्ट्रिंग 5 है, दूसरा सिंपल इंटीजर 5 है, तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, सही है। पता नहीं कैसे पर यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये डबल इक्वल यूज़ कर रहा है। ट्रिपल इक्वल में क्या होता है, डेटा टाइप भी चेक कर रहा होता है, सही है। यहाँ पे ये डेटा टाइप भी चेक कर रहा है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है और ये इंटीजर डेटा टाइप है। अगर ये स्ट्रिंग भले ही ट्रू हो गया पर स्ट्रिंग और इंटीजर है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसमें ये नॉट में भी यही होता है, सही है, कि ये नॉट है, जैसे हमने नॉट पीछे पढ़ रहे थे नॉट इक्वल वाला, और इसमें भी यही हो रहा है कि अगर ये दोनों चेक करने के साथ साथ इसकी डेटा टाइप भी चेक कर रहा है। इसके अलावा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, के ग्रेटर भी है और साथ में इक्वल भी होना चाहिए, और सही है, ग्रेटर और इक्वल, यानी 10 एक्स इज़ ग्रेटर, 10 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, यानी 10 एक्स के अंदर 10 डाल दो तो भी चलेगा और 10 से बड़ा भी डाल दो तो भी चल जाएगा। स्ट्रिक इक्वलिटी हम ये इसकी देख लेते हैं, ट्रिपल इक्वल वाला जो मज़ेदार इक्वेशन हम बना के, कि सपोज़ मैंने एक वैल्यू डाल दी है वेरिएबल में 75 जो इंटीजर है और दूसरे में डाल दी 75। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ पहले आउटकम में वेरिएबल 1 के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है। मैंने जैसे बताया कि जो कंडीशन चेक होती है उसमें हमेशा ट्रू फॉल्स रिटर्न होगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि करंट वर्ड, ये वाला पहला वाला, इज इक्वल टू करंट वैल्यू, सही, करंट वैल्यू। अब दोनों इक्वल है क्योंकि वो दोनों हमारे पास 75 है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, तो आउटकम 1 में ट्रू आ रहा है। इसी तरीके से अगर ट्रिपल इक्वल डाल दिया तो वो 75 इक्वल है पर वो पहला स्ट्रिंग है दूसरा इंटीजर है, तो वो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इसी तरीके से आउटकम 2 में फॉल्स आ गया। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हमारे पास कॉन्केटिनेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर सपोज मैंने बता दिया था पहले भी, इसको रिपीट करते कि अगर पहली स्ट्रिंग है हेलो और दूसरी स्ट्रिंग है वर्ल्ड, दोनों को मुझे कंबाइन करके लिखना है, तो क्या करूँगा मैं बीच में प्लस की साइन लगा देता हूँ। सही, प्लस क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है, हेलो वर्ल्ड दोनों मिल के आ गया यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के अंदर। सही है, तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल हमारे पास असाइनमेंट होता है कि x इज़ इक्वल टू 5, तो 5 जो वैल्यू होती है वो x में चली जाती है। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है कि अगर a प्लस इक्वल टू 5 है यानी a की करंट वैल्यू 2 है, सही है, a को मैंने प्लस इक्वल टू 2 किया था तो यहाँ पे क्या करेगा, a के अंदर और मज़ीद 5 मिला देगा। यानी अगर मैं इसको दूसरे सेंस में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, a इज़ इक्वल टू a प्लस 5, सही है। इसको दूसरे वर्ड में अगर लिखना था तो इसका मतलब ये होता है a इज़ इक्वल टू a प्लस 5, यानी a के अंदर 5 डाल के उसको वापसी a में स्टोर करवा दो। माइनस में होता है कि वही चीज़ है कि a इज़ इक्वल टू a माइनस 5, अब a में जो था वैल्यू उसको -5 करवा के वापसी a में स्टोर करवा दो। मल्टीप्लाई में भी यही है, डिवाइड में भी यही है और मॉड्यूलस में भी यही होता है। ऑर्डर प्रेसिडेंस क्या होता है कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास नंबर्स दिए हुए या कुछ भी वैल्यूज़ दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रेसिडेंस वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने अपने 7th 6 में पढ़ा था कि डिमास या बर्ड मास रूल होता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही रूल होता है। अगर हम वैल्यू देखें तो सबसे पहले प्रेसिडेंस हमारे पास पैरेंथेसिस की होती है यानी ब्रैकेट्स की, फिर फंक्शंस की, और फिर ऐसे चलता है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है 19 मॉड्यूलस 4 ब्रैकेट में डिवाइड बाय 1 -1 और माइनस नॉट फॉल्स,
सही, नॉट फॉल्स, जैसे मैं नॉट में हम कन्फ्यूज़ हो रहे थे पहले, ये नॉट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, नॉट फॉल्स का मतलब क्या है अगर देख लेते। तो पहला हमारे पास ब्रैकेट की प्रेसिडेंस है, तो हमने 19 mod 4 कर दिया तो उसका आंसर 3 आ गया, हमने वापसी सेम टू सेम लिख दिया। अब दूसरी प्रेसिडेंस हमारे पास ये नॉट फॉल्स एक तरीके से इसकी है, तो नॉट फॉल्स का मतलब है कि ये फॉल्स नहीं है, फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। सही है, तो नॉट फॉल्स यानी ट्रू, तो यहाँ पे यही चीज़ लिख के खाली हमें ट्रू लिख देगा। सही, अब क्या प्रेसिडेंस होती है, डिवाइड की प्रेसिडेंस होती है, तो 3 डिवाइड बाई 1 हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 3 आता है, तो हाँ 3 - 1, अब ये -1 आ गया माइनस ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो ट्रू का मतलब 1 होता है। सही है, ट्रू का मतलब ऑन होता है, ट्रू का मतलब हमारे पास यस होता है, तो यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 है। सही है, अब 1 -1 हमें पता है कि माइनस माइनस बाय डिफ़ॉल्ट प्लस होता है, और साइन माइनस की आएगी तो -1 -1 -2 हो जाएगा, और 3 - 2 1 होता है। तो ये ऐसे प्रेसिडेंस सॉल्व होती है हमारे पास। वेरिएबल का स्कोप क्या होता है कि कुछ वेरिएबल जो होते हैं वो हम बाय डिफ़ॉल्ट जनरली अपने फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं, जैसे वेरिएबल XYZ, और फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि हमने एक बार फंक्शन कॉल ख़त्म हो गया, फंक्शन हमारे पास फुली एग्जीक्यूट हो गया, तो वो जो उसके लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, यानी वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो अभी भी मौजूद होते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो जब भी फंक्शन ख़त्म हो जाए तब भी। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है और इसके बाद लूप्स है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम ऊपर पढ़ रहे थे, इफ़ और एल्स पढ़ रहे थे। तो इफ़ में क्या होता है, इफ़ कंडीशन आती है, सही, इफ़ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स आती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ही चले, जैसे कि इफ़ हमारे पास जो करेक्टर है जो हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे कहीं पे, सही है, वेरिएबल के अंदर, अगर वो ए है, कैपिटल ए है, या ओ है, यानी अगर ए हुआ तब भी चल जाएगा, ओ हुआ तब भी चल जाएगा, तो लिख देंगे वेरिएबल वोवल वेरिएबल स्टेटमेंट के बाद। इफ़ एल्स में क्या होता है, कंडीशन, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हम एल्स में आ जाते हैं। जैसे कि इफ़ 3 ग्रेटर देन 2, तो 3 हमारे पास 2 से बड़ा होता है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर 3 लेस देन 2 होता है तो वो एल्स में जाके फॉल्स रिटर्न कर देता है। अच्छा, इसको हम दूसरा शॉर्टकट होता है हमारे पास जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको ये पूरी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि ब्रैकेट में लिखा 3 यानी कंडीशन, और फिर क्वेश्चन मार्क में यानी इफ़ कंडीशन, ये कंडीशन और क्वेश्चन मार्क, कंडीशन चेक करो 3 ग्रेटर देन ट्रू, फिर क्वेश्चन मार्क लिख के हम लिखते, अगर पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट है इसका मतलब है अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट में जाएगा, अगर फॉल्स है तो ये अगली स्टेटमेंट में चला जाएगा। नहीं, 3 ग्रेटर देन 2 तो अलर्ट ट्रू दे देगा क्योंकि हाँ ये ट्रू है। अगर ये ट्रू नहीं होता तो वो कॉलन लगा के जो दूसरा जो हमारे पास स्टेटमेंट थी इस दूसरी स्टेटमेंट में चला जाता है। क्वेश्चन मार्क के बाद स्टेटमेंट 1, फिर कॉलन लगा के स्टेटमेंट 2, और फिर सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। एल्स इफ, अगर कंडीशन ट्रू, इफ़ में ट्रू है तो चल जाए, वरना वो एल्स इफ पे चेक करेगा कि दूसरी कंडीशन चेक करेगा। और एल्स इफ आप मज़ीद बहुत सारे लगा सकते हो, एल्स इफ करके बहुत सारे एल्स इफ लगा सकते हो, और आखिर में एल्स, अगर कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक वेरिएबल टाइम के अंदर प्रॉम्प्ट विंडो में इनपुट लिया, सही है, टाइम, दूसरा वेरिएबल बना दिया ग्रीटिंग, सही है, अगर टाइम ग्रेटर देन 0, सही, चेक कर रहा हूँ अगर टाइम ग्रेटर देन 0 है एंड, और टाइम लेस देन 10 है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि टाइम 0 से बड़ा हो या तो 10 से छोटा हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके दरमियान में अगर कोई वैल्यू हो ना तो वो रिटर्न करेगा गुड मॉर्निंग, यानी ग्रीटिंग्स के अंदर गुड मॉर्निंग डाल देगा। और अगर एल्स इफ में चेक कर रहा है कि टाइम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन इक्वल टू 20, अब यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी 10, इसके अंदर क्या चेक करेगा, 10 वैल्यू है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सही है, अगर इसके दरमियान में 20 और 10 के दरमियान में कोई वैल्यू है इंक्लूडिंग 10 एंड 20, इंक्लूडिंग यहाँ पे इक्वल टू साइन है, तो वो गुड डे ग्रीटिंग में डाल देगा, और एल्स के अंदर गुड इवनिंग डाल देगा। तो मैंने अगर यहाँ पे कोई वैल्यू अगर डालता हूँ जो कि इसके दरमियान में आती है, जैसे 5, तो गुड इवनिंग प्रिंट कर देगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर रहा हूँ ग्रीटिंग आखिर में, तो गुड इवनिंग प्रिंट कर देगा, वरना तो हमारे पास जो अगर 10 या 15 डालता हूँ तो वो गुड डे डाल देगा, अगर मैं 25 डालता हूँ तो वो गुड इवनिंग प्रिंट कर देगा। स्विच एक्सप्रेशंस क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती है, स्विच लिखता हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन डालूँगा और फिर केस डालता हूँ, केस 1 केस 2 केस 3, और हर केस के अंदर कॉलन लगा के हम स्टेटमेंट्स लिखते,
और हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लिखते हैं, सही है। और अगर कोई भी केस हमारे पास नहीं चलता तो बाय डिफ़ॉल्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिफ़ॉल्ट केस और इसकी स्टेटमेंट। ब्रेक वर्ड हम इसलिए लगाते हैं कि अगर एक केस हमारे पास फुली एक्सेप्ट हो गया कि ये केस हमारे पास मिल रहा है जो हम लेना चाहते थे वैल्यू, तो वो यहाँ पे इसको ब्रेक कर देगा इस स्विच स्टेटमेंट को, और वो स्विच से बाहर आ जाएगा। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ब्रेक का मतलब ये केस 1 चेक करने के बाद अगर ट्रू होता भी है तो भी केस 2 चेक करेगा, तो ये ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने स्विच करेक्टर बनाया एक वेरिएबल var 4 और इसमें इंटर कर दिया मैंने एक करेक्टर जो कि लोअर केस पहले से हम यूज़र से मांग रहे हैं, अगर वो लोअर केस डाल रहा है तो क्या होता है, अगर उसने ए डाला तो वो केस स्विच, और फिर जो करेक्टर था यानी इसको हम चेक कर रहे हैं, अब स्विच में हम इसको चेक कर रहे हैं। सिंपल इफ एल्स की तरह ही होता है ये, खाली स्विच वर्ड चेंज हो गया है। CHR डाला मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ केस ए, अगर ये केस ए मैच होता है तो अलर्ट डाल दो वोवल ए और ब्रेक कर दो। अगर केस ई चेक होता है वोवल ई डाल के ब्रेक कर दो, और मल्टीपल आप केसेस लगा सकते हो। अगर वो कैपिटल ए या बी ई एफ कुछ भी ए बी सी डी डालता है तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉट अ वोवल आ जाएगा यहाँ पे, सही डिफ़ॉल्ट के अंदर, सही है। तो ये स्विच स्टेटमेंट आ गया। अब लूपिंग पढ़ लेते, तो लूपिंग हमारे पास बहुत सी तरह की होती है। फॉर लूप पे सबसे पहले फॉर लूप क्या होता है, दूसरी लैंग्वेज की तरह ही इसमें होता है कि इनिशियल एक्सप्रेशन होता है कि इनिशियल लाइस क्या करना है, फिर इसके बाद टेस्ट हम डालते हैं यहाँ पे कि ग्रेटर इक्वल या कुछ भी, और यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंजिंग यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते थे। जैसे कि मुझे टेबल्स प्रिंट करवाने हैं, यानी नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो और प्रिंट होते जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल काउंटर बना दिया मैंने, काउंटर 1 से इनिशलाइज किया, सही है, 1 से स्टार्ट होगा, और काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 यानी 10 तक चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा काउंटर, और 10 के बाद नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है। काउंटर प्लस प्लस करेगा, हर इंक्रीमेंट के बाद, हर स्टेटमेंट के बाद वो प्लस प्लस करता जाएगा। नहीं, पहले हमने काउंटर 1 लिया, यहाँ पे 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, और यहाँ पे प्रिंट हो गया और स्पेस दे दी थोड़ी, तो 1 मल्टीप्लाई 1 होता है। 2 आया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। 3/3 9 होता है। 4/4 16 होता है। इसी तरीके से 10/10 100 होता है, और 100 के बाद यहाँ पे लूप हमारे पास अपने आप ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा एक और फॉर का टाइप होता है जिसमें फॉर इन लगाते हैं, यानी यहाँ पे काउंटर जो हमारा वेरिएबल हम इनिशलाइज करवाते हैं और जिस हम अपने ऑब्जेक्ट या एरे में से कुछ ले रहे होते हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो और बीच में इन लगाते हैं और वो स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वो 0 1 2 3 इस फॉर्मेट में हमारे पास वैल्यू यहाँ पे सेंड कर रहा होता है। जैसे कि अगर मेरे को ये HTML का टैग लगा है जिसमें वेरिएबल पर्सन लिखा है, जिसमें मैंने एरे बनाया है जॉन डॉय और 25। देखा, आप देख सकते हैं कि जो एरे है उसमें मैंने 2 जगह स्ट्रिंग रखा है और तीसरी जगह पे मैंने इंटीजर वेरिएबल रखा है। तो आप एरे को ऐसे ही बना सकते हो। एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग, सही है कि मैंने अभी कोटेशन डाल दिया। एक वेरिएबल बनाया इसको अभी तक मैंने डिक्लेयर नहीं किया। अब एक्स के अंदर इन पर्सन यानी पर्सन के अंदर से आप उठाओ, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा, पहले 0 एक्स के अंदर अब 0 वैल्यू आएगी एक्स इन पर्सन, यानी 1 2 3 बार चलेगा ये लूप। तो पहले 0 जाएगा एक्स के अंदर और टैक्स प्लस इक्वल टू पर्सन, टैक्स के अंदर हम इन कॉन्केटिनेशन करवा रहे हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं था तो कॉन्केटिनेशन करवाई हमने कि पर्सन एक्स यानी पर्सन 0, अगर 0 करे तो पर्सन 0 के अंदर जॉन पड़ा होता, तब जॉन आ जाएगा। और इसको कॉन्केटिनेट और भी करवा दिया हमने स्पेस से, यानी फर्स्ट आइट्रेशन में जॉन और स्पेस आ जाएगी। सेकंड आइट्रेशन में जाएंगे तो 1 आएगा, यानी एक्स के अंदर 1 आया। अब 1 पे क्या पड़ा है, डॉय, सही है, डॉय आ जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट पहले जॉन पड़ा हुआ था तो जॉन स्पेस पड़ा था, अब डॉय आ जाएगा, यानी जॉन स्पेस डॉय और फिर स्पेस लग जाएगा। थर्ड आइट्रेशन में 2 वैल्यू आएगी, सही है कि वो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 2 वैल्यू आई। 2 के अंदर हमारे 25 पड़ा है, तो जॉन स्पेस डॉय स्पेस पड़ा था, 25 स्पेस लग जाएगा, और एंड में हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जॉन डॉय 25। वाइल लूप क्या होते हैं, ये वाइल और डू वाइल 2 तरह के लूप होते हैं, सही। पहले वाइल पढ़ते हैं, डू वाइल पढ़ते हैं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेंगे क्या होता है। एग्जाम्पल में कवर हो जाएगा तो पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वाइल हम लिखते और फिर इसके बाद कंडीशन लगाते कि वाइल ये लूप कब तक चलना चाहिए लूप, इसका मतलब ये वाइल का मतलब स्टेटमेंट, और फिर हम इंक्रीमेंट करते ताकि कंडीशन हमारे एक टाइम पे फॉल्स हो जाए। तो अब मैंने क्या किया कि एक टेक्स्ट
का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, और वेरिएबल आई बनाया जिसमें मैंने 100 डाल दिया, और मैं चेक कर रहा हूँ कि आई हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आई के अंदर 100 पड़ा हुआ है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है। ट्रू का मतलब है लूप के अंदर चले जाओ, सही है। वाइल तो क्या करता है, टेक्स्ट के अंदर क्या डाला है, द नंबर इज़ आई, सही है, 100, तो 100 यहाँ पे चला जाएगा, तो मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ 100। तो पहली लाइन में क्या हो रहा है, द नंबर इज़ 100 प्रिंट हो रहा है, और फिर मैं आई के अंदर -=10 कर रहा हूँ, यानी आई के अंदर 10 का डिक्रीमेंट हो जाए। तो अब 90 हो गया, तो अब 90 में चलेगा, सही है, द नंबर इज़ 90, फिर नंबर इज़ 80, इसी तरह के नंबर और 10, जैसे नंबर इज़ 10 आएगा ना, 10 के बाद जब डिक्रीमेंट होगा ना ये, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 बोल रहा था, तो अब 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं बोला। अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू बोल रहा होता तो वो हमारे पास लूप वापसी चलता, तो यहाँ पे लूप हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा, और ये इसी तरीके से प्रिंट दे रहा है। डू वाइल क्या होता है कि वो डू करता है, पहले कुछ स्टेटमेंट को रन करता है, इंक्रीमेंट करता है, और फिर कंडीशन चेक कर रहा होता है टर्मिनेशन की, कि वाइल में फिर टर्मिनेशन कंडीशन चेक कर रहा होता है। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर यही चीज़ है कि टेक्स्ट वेरिएबल बना दिया, आई बना दिया, और डू में क्या कर रहा हूँ मैं, आई के अंदर अब मैंने 0 डाला हुआ है, सही है, आई के अंदर मैंने 0 डाला हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट इज़ इक्वल टू नंबर इज़ आई, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आई, और टेक्स्ट में जो कि आई में वैल्यू थी वो प्रिंट हो रही है, टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू थी, तो वो दे रहा है नंबर इज़ 0। अब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अगर पुरानी वाली कंडीशन में वाइल लिखता ना, वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये लूप में कभी इंटर ही नहीं होता। तो सिंपल डू वाइल और वाइल में क्या फ़र्क है कि जो वाइल लूप होता है वो हमारे पास पहले कंडीशन चेक करता है और फिर लूप के अंदर एंटर होता है, सही है, जो पहले कंडीशन चेक करता है फिर लूप में एंटर होता है। जबकि डू वाइल क्या होता है, पहले लूप में एंटर हो जाता है, डू करता है स्टेटमेंट या और फिर कंडीशन चेक करता है। तो क्या होता है कि वाइल जो होता है वो जो है कंडीशन चेक करके ही चलेगा, क्योंकि डू वाइल जो है वो पहली बार हमेशा चलेगा, सही है। डू वाइल जो होता है वो पहली बार फर्स्ट टाइम हमेशा रन होता है, जबकि वाइल लूप जो होता है वो कंडीशन के देखते ही रन होता है, वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा रन हो। सही, तो लास्ट में जावास्क्रिप्ट की एक एग्जांपल बताते हैं। हमने हमेशा HTML CSS जितनी भी वीडियोस बनाई है उसके अंदर हमेशा लास्ट में एक्टिविटी करते हैं, टास्क में आपको देता हूँ। तो आपका ये टास्क है कि ये आपके पास डिस्प्ले आ रहा है बिलिंग सिस्टम का, इसमें डिटेल दी हुई, डिटेल ऑफ कस्टमर, नेम, बर्थ डेट, एड्रेस, फ़ोन नंबर और अमाउंट ड्यू। अगर मैं इसको रन करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये आपको कोड करके बनाना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि अब तक हमने जितना पढ़ा है ना वो इसमें कवर हो गया है इस एग्जाम्पल में। तो वो अगर मैं रन करूँ इसको, तो अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो ये ऐसा कुछ हमारे पास इनपुट आ रहा है, सही है, जिसके अंदर सबसे पहले जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डेटा टाइप पूछ रहा है, सही है, ये टाइटल है। इसके अंदर मेरे से पूछ रहा है कि इंटर योर फर्स्ट कस्टमर नेम, सही है, तो मैं लिखता हूँ समीर की, और फिर मेरे से पूछ रहा है कि बर्थ डेट बताओ, तो मैंने अपनी बर्थ डेट जो कि मेरी नहीं है, ऐसा कुछ बर्थ डेट मेरी है नहीं, पर मैं ब्लफ करता हूँ। और कस्टमर एड्रेस ABCCDE और GHF, ये मेरा कुछ एड्रेस हो गया। नंबर मेरे से पूछ रहा है तो मैं नंबर लिख देता हूँ अपने। और मेरा जो बिल बनाया है, जो मैंने अभी परचेज़ किया उसका बिल बनाया है समझो 2000 का, और मैं पेमेंट कर रहा हूँ 2100 की। तो क्या दे दो कि नो अमाउंट इज़ ड्यू, सही है, कंडीशन चेक करके। तो ये चीज़ आपको प्रोग्राम करके बताना है कि कस्टमर का अमाउंट ड्यू है या नहीं है, यहाँ पे प्रिंट हो जाए कि नो अमाउंट ड्यू, या तो कुछ अमाउंट ड्यू है तो वो कितना अमाउंट ड्यू है। तो ये कोड करना है, बहुत सिंपल है। तो होपफुली हमने जो जावास्क्रिप्ट है इसकी बेसिक हमने सीख ली। अब नेक्स्ट में थोड़ा सा इसको इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, फिर इसके एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।